हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने सेशन में। एग्जामिनेशन की तैयारियां आप लोग पहले से स्टार्ट कर चुके होंगे बिकॉज CUET एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ग्रेजुएशन करनी है और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट देती हैं। बट अगर आप CUET दे देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बस एक कारण होना चाहिए कि वहाँ पर वो सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप अ, अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फटाफट से फिलअप कर दीजिए, बिल्कुल उसमें डिले मत कीजिएगा। अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग आपके साथ बहुत सारे MCQ डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो टाइम है ना उसको अगर आप दोबारा से किसी बुक को पढ़ने में लगाएंगे या फिर से नोट्स बनाने में लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इजी क्या रहेगा कि फटाफट से MCQ अटेम्प्ट कीजिए। अपना स्कोर बोर्ड मुझे स्कोर कार्ड आपने मुझे दिखाना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ जो इससे पहले आई थिंक 2022 में ये पेपर आया हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी तैयारी किस जगह पर पहुंची है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द हड़प्पन procured lapis lazuli, a blue stone from नागेश्वर, शर्तुगई, बालाकोट एंड लोथल। ठीक है, हड़प्पन जो थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। सिलेबस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, वो भी सॉल्व होगा। तो लेपिस लाउसली कहाँ से लाते थे? देखो, ये एग्रेरियन तो सिविलाइजेशन नहीं था, ये तो हम जानते हैं ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन था और ये बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उस समय इनका ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया में, चाइना में। और ये सब हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ की जो सील्स थी वो हमें मिलती है मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया की सील्स हमें यहाँ भी मिलती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनका ट्रेड जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो हड़प्पन जो है वो लेपिस लाउसली, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, वो कहाँ से लेकर आते थे? आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और मैं आपको आंसर बताती हूँ। आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लेपिस लाउसली एक ऐसा मतलब स्टोन था जो इंडिया में नहीं मिलता था। बाकी ये लोग इंडिया से काफ़ी चीज़ें लेते थे, जैसे गोल्ड था। ठीक है, गोल्ड ये साउथ से लेते थे। तो लेपिस लाउसली जो ब्लू कलर का स्टोन है वो ये लेते थे शौर्तुगुई से। और शौर्तुगुई कहाँ पर है? शौर्तुगुई है अफगानिस्तान में। ठीक है जी, तो इसको हम टिक कर देते हैं। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी बताइए जल्दी से। इजी है, समझ में आ गया? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शौर्तुगई, और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है, ऐसे ही और भी मैचिंग द फॉलोइंग है, जैसे गोल्ड कहाँ से लेते थे। ठीक है, और इनका मेटल तो मतलब इस समय जो है बहुत रेयर है, बट ये है कि आपका लेपिस लाउसली। ठीक है, कुछ चीज़ें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका शुर्तुगही जो है वो अफगानिस्तान में है। ये जो साइट्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल। ठीक है, कालीबंगन, सुरकोतदा। ठीक है, ये सारी कुछ ऐसी साइट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं, अगर आगे भी क्वेश्चन होंगे तो डिस्कस करते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Yes, identify the first director journal of the Archaeological Survey of India, ASI। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन से कनेक्टेड कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो आएगा डायरेक्टर जर्नल, और एक आएगा फादर ऑफ एसआई। फादर ऑफ एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक आ सकता है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ऑफ एएसआई। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर, यस, आई थिंक आप सभी ने राइट आंसर अब तक दे दिया होगा, एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एएसआई भी कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को। और हेड ऑफिस है आपका देहरादून में। ठीक है, एएसआई का काम क्या है? एएसआई हमारे
आर्कियोलॉजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई का काम होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसका हेड ऑफिस पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है आपका? Point the evidence not considered a proof of agriculture technology of हड़प्पन culture। आपको उस पॉइंट पे टिक करना है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में खेती की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा वास्ट थी, इसको प्रूफ नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है। ये सारी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में नॉट कहीं पर हो तो पहले उसे सर्कल कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। टेराकोटा बुल, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट या ट्रेसेस ऑफ कैनाल एट शोरतोहुई, इसमें से क्या चीज है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये चीज डिस्कस नहीं, डिसाइड नहीं कर पा रही कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हड़प्पा में डेवलप थी? ये क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ लॉजिक चाहिए। ठीक है, कैसे लॉजिक चाहिए? इसमें पूछा जा रहा है कि आपको वो पॉइंट बताना है जो कि सीधा सीधा बोला जाए तो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं कर रहा है। टेराकोटा बुल यानी कि मिट्टी का खिलौना से बना हुआ बुल, ये तो कनेक्ट करता है क्योंकि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो बहुत सारी खुदाई हुई है, जो आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंसेस मिले हैं, उसमें टेराकोटा से बनी हुई चीजें बहुत सारी मिली हैं और उसमें से बुल भी है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, टेराकोटा यानी मिट्टी से बना हुआ हल का एक छोटा सा मूर्ति भी मिला है, एक स्टेचू मिला है, बिल्कुल मिला है। कहाँ से मिला है बताइए, आपको कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, बनवाली से मिला है। मैं लिख देती हूँ, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है आपका बनवाली। ठीक है जी। ग्रेट पैटर्न स्ट्रीट जो है बिल्कुल सिविलाइजेशन का तो हिस्सा है, बट क्या ये एग्रीकल्चर से कनेक्ट हो रहा है? इसका एग्रीकल्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्रेसेस ऑफ कैनल एट शुरतुगही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम टिक कर लो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है बट डायरेक्ट नहीं आया है कि अफगानिस्तान के शुरतुगही इलाके में क्या कैनल का ट्रेसेस मिले हैं? हाँ बिल्कुल मिले हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये कंसिडर नहीं हो रहा है प्रूफ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, यस यस, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सिक्के, थाउजेंड ऑफ कॉपर कॉइन्स मिलते हैं जो कि इशू किए थे किसने? कुशान्स ने, रोमन ने, यौध्यस ने या मौर्यस ने? राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्योंकि क्वाइन से बहुत सारी हिस्ट्री का पता चलता है और क्वाइंस के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेवरल थाउजेंड अनर्थ हुए हैं, मिले हैं पॉट में पूरे, वो किसके क्वाइन थे? कुशान के, रोमन्स के, योधे के या फिर मौर्यास के? यस, इसका राइट आंसर होगा आपका, अच्छा मौर्यास नहीं होगा, क्यों? मैं साथ साथ में आपको ये भी बता देती हूँ। मौर्यास के सिक्के जो हैं वो कॉपर कॉइन्स नहीं थे उस समय, जो वो कॉइन यूज कर रहे हैं वो अलग अलग सील्स वगैरह यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं थाउजेंड ऑफ कॉपर कॉइन्स की बात करती हूँ तो इसका आंसर होगा योधे। ठीक है, योधे कौन थे? जो ईस्ट पंजाब में राज करते थे, ईस्ट पंजाब के वॉरियर्स थे एंड दे वर बिलोंग्स टू जाट और वॉरियर क्लैन। सो योधे इन्हें कहा जाता है, युद्ध मीन्स वॉर, तो इट्स रिलेटेड टू दिस वर्ड, इसीलिए इनको योधे कहा गया है। तो ये यहाँ से बहुत सारे जो है सिक्के मिलते हैं, कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following rulers adopted the title देवपुत्रा और son of God? Means वो rulers कौन है जिन्होंने टाइटल लिया है देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड का? क्या वो चोला रूलर्स थे? क्या वो मौर्य रूलर्स थे? क्या वो गुप्ता रूलर्स थे या फिर कुशाना रूलर्स थे? टाइटल्स तो हर एक राजा ने अपने अपने नाम के आगे लगाया था, पर देवपुत्रा कहलाने वाले अपने आप को जो डिनेस्टी थी वो थे कुशान रूलर्स। ठीक है, कुशान डिनेस्टी थी, दे कॉल देमसेल्व्स देवपुत्रा। तो व्हाट इज द आंसर? कुशान रूलर्स, आप इसको टिक करेंगे। अब अगर पूछा जाए इनका कैपिटल कौन था, कैपिटल कौन सी जगह पर है, तो इनकी कैपिटल है पेशावर, जो आज के टाइम पे पेशावर है। ठीक है, उस समय उनका वो कैपिटल हुआ करता था और इनका इम्पोर्टेंट रूलर है कनिष्का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनिष्का। ठीक है, ही वॉज अ सन ऑफ वीमा कार्डविसिस, वीमा कार्डविसिस, एंड these person, these rulers came from central asia and they settled in india, स्पेशली जो आपका पाकिस्तान के साइड में जो एरिया है,
वो सारे एरिया में ये लोग रहने लग गए थे। शका एरिया, शका ईरा, ठीक है, एक कैलेंडर है शका ईरा, वो भी इन्होंने 78 एडी में स्टार्ट किया था। क्लियर, ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड है, इस डिनेस्टी से कनेक्टेड है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 7th सेंचुरी लिखा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी तो आंसर आएगा फायर, ठीक है, आंसर आएगा फायर। और उस समय कोई रियोन नहीं था, उस समय तो इन्होंने इंडिया का बहुत ज्यादा गुणगान किया है। पाटलिपुत्र सिटी में ये आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू ही केम इन इंडिया और विजिट करते हैं 6th सेंचुरी में, जब गुप्ता डिनेस्टी का राज चल रहा है, ठीक है। और ये बहुत मतलब बड़ाई करते हैं पाटलिपुत्रा की कि इतना सुंदर कैपिटल हमने देखा नहीं है। बट 7th सेंचुरी में एक और ट्रैवल आते हैं और वो पाटलिपुत्र सिटी को बताते हैं कि वो तो एकदम तबाह हो गया, र्यून हो चुका है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो वो कौन थे? उनका आंसर सा होगा हेनसांग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका हेनसांग। हेनसांग कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं हर्षवर्धन उनके टाइम पीरियड पर। ये भारत पे ट्रैवल करने आए थे, एक चाइनीज मॉन्क है, चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है। और काफी लंबे पीरियड तक हर्षवर्धन के किंगडम में रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखते हैं, ठीक है, सी यू की, एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो ये लिखते हैं। और इन्होंने उसमें पाटलिपुत्र के लिए ये मेंशन किया होता है कि वहाँ बहुत र्यून्स है, बहुत सब खत्म हो चुका है और बहुत छोटी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है। एक बात तो है कि ये एग्जामिनेशन में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर मैन टू एक्वायर वेल्थ, ठीक है। मनुस्मृति क्या है कि जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब लोग रह रहे थे, एंशियंट टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो उस समय एक बुक लिखी गई थी मनुस्मृति, जिसमें मनु द्वारा लिखे गए सारे रूल्स रेगुलेशंस मेंशन थे। उसी के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट्स मिलती थी, उसी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी लिए जाते थे इफ देयर वर सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल्स, ओके। तो यहाँ पर है कि मनुष्य को, इंसान को, स्पेशली मैन को किस तरह की वेल्थ पर ध्यान जो है नहीं देना चाहिए, किस तरह का उनको धन संपदा पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कॉन्क्वेस्ट जो उसने जीता हो उस पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जिसने भाई इन्वेस्ट किया है ऐसे धन पर। स्टीलिंग चोरी की हो, या फिर इनहेरिटेंस यानी कि आपको हेरिडिटरी मिल गया हो, आपके पहले आपके पिताजी के पास धन था, आज आपको मिल गया, संपत्ति मिल गई हो, ठीक है, आप वारिस हो, ये सब इनहेरिटेंस। तो आपको क्या लगता है? इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, इसका आंसर होगा स्टीलिंग, ठीक है। मनुस्मृति के हिसाब से चोरी किया हुआ धन जो है वो आपका अपना वेल्थ नहीं काउंट होगा, कभी भी नहीं काउंट होगा, ओके। चोरी को बहुत गलत माना जाता था। एंशियंट टाइम पीरियड में भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस तो थे, काफ़ी चीज़ें जो थी मतलब मेंटेन की जाती थी, जैसे शादी ब्याह, ये भी आप किसी से भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे नहीं कि हाँ आज वो लड़की पसंद आ गई चलो उससे शादी कर लेंगे, आज वो लड़का पसंद आ गया चलो उससे शादी कर लेंगे, ये ऐसा संभव नहीं था। तो ये कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे एंडोगामी, एक्सोगामी, ये टर्म्स थी जो उस समय यूज की जाती थी। तो मनुस्मृति के हिसाब से एंडोगामी क्या होता है, इस वर्ड को पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। क्या आउटसाइड द किन और कास्ट ग्रुप, मतलब हम अपने ग्रुप या अपने गोत्र से बाहर जाके, अपनी जनजाति से बाहर जाके शादी कर सकते हैं। विद इन द किन एंड कास्ट ग्रुप, अपने ही गोत्र में, अपने ही जाति में, अपने ही आसपास में शादी करना। प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, एक ऐसे मतलब आदमी है आप जिसकी बहुत सारी पत्नी हो सकती हैं। या प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, या कि एक मतलब जो वुमेन है उनके बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं। तो एंडोगामी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम दो चीजों को इम्पोर्टेंट से अच्छे से समझेंगे, एक तो एंडोगामी समझेंगे और दूसरा एक्सोगामी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो एंडोगामी का मतलब होता है विद इन द कीन। इसका आंसर तो आपके सामने आ गया कि अपने ही गोत्र में, अपने ही मतलब अपने गोत्र में शादी नहीं करना, आई मीन अपनी जनजाति में, अपने ही इलाके में, अपने गांव में शादी करना, ठीक है, विद इन द किन एंड कास्ट ग्रुप। और एक्सोगामी का मतलब होता था आउटसाइड द किन और कास्ट ग्रुप, ठीक है, यानी कि अपने जनजाति के बाहर, अपने इलाके के बाहर शादी करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय ब्राह्मणास टू इन्फोर्स द नॉर्म ऑफ राइट ऑक्यूपेशन। उस टाइम पीरियड में जब मनुस्मृति नामक जो बुक थी उसी के हिसाब से सारे नियम कानून चलते थे, और उसी के हिसाब से एक राजा भी मतलब सब मैनेज करता था अपना राजपाट, उसकी जो प्रजा थी। भाई नियम तो सभी के लिए जरूरी होते हैं ना, उसी के हिसाब से चलता था। और जो ब्राह्मणास होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। तो यहाँ पूछा गया है कि ब्राह्मणास ने किस तरह से एक मनुष्य का सही व्यापार क्या हो सकता है, सही काम क्या होगा, सही कर्म क्या होगा, इस चीज को कैसे मतलब उन्होंने एक शैली में बद्ध किया है। हाउ दे फाइनलाइज दिस कि विच पर्सन विल डू व्हाट इन देयर लाइफ। ठीक है, तो इस चीज के ऑक्यूपेशन को कैसे कंफर्म किया गया, क्या स्ट्रैटेजीज ब्राह्मणास ने दी। अगर मैं ए कहूँ, दे asserted थ्रू हाइम्स इन ऋग्वेदा दैट वर्णा वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। तो अगर आपने वेदास को अच्छे से पढ़ा होगा, वेदास को तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन वेदास के बारे में जो क्लासेस हम लोग देते हैं अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो चार हमारे टोटल वेद है। ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पहले टाइम पे लिखा गया है और उसमें 1028 हाइम्स है। ठीक है, लगभग 1028 मंत्र है। लेकिन ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए है, गॉड के लिए है, पूजा के लिए है। ठीक है, कि किस तरह से आप रिचुअल परफॉर्म, अपनी पूजा कैसे परफॉर्म करेंगे, पूजा रिचुअल्स पे नहीं, पूजा के लिए। मतलब पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर की पूजा करना बता रहे हैं, सद चरण सद कर्म करना बता रहे हैं। उस समय पर जो जाति भेद है वो इस तरह से नहीं किया गया है कि आप अगर पैदाइशी आप ऐसी हैं तो आपको जिंदगी भर ऐसी रहना, ऐसे नहीं किया गया है। आप जब जन्म ले रहे हैं, आपकी जो इच्छा है, आप जो कर्म चूज करना चाहते हैं आप वो कर्म कीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अगर आप पूजा करते हैं तो आप ब्राह्मण श्रेणी श्रेणी में आएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप जो है उसमें आते हैं व्यापार शैली में, जो शूद्र वन्य राजा। एक मिनट, चार शैलियां होती हैं, एक है ब्राह्मण, एक है शूद्र, एक है वैश्य, और एक है आपका जो राजपूत होते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो किंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इस चीज पर डिपेंड नहीं किया जाता था कि जो जैसा जन्म ले रहा है उसको वही कर्म करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। फिर सिचुएशन क्या चेंज हुई कि इफ यू बॉर्न इन अ ब्राह्मणास फैमिली तो यू हैव टू बी अ ब्राह्मणा इन फ्यूचर। इफ यू बॉर्न एज अ वैश्य इन अ वैश्य फैमिली, then automatically you will be a trader. And if you born in a kingdom family, in a king's family, you automatically belongs to a king family, so you will be the next king। ठीक है, और सेम होता था शूद्रास के साथ। बट अब यहाँ पूछा गया है तो ऋग्वेदा का तो आंसर कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऋग्वेदा तो हो गया गलत। दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। हाँ, ऐसा जरूर होता था कि हर एक किंगशिप में, हर एक जो किंगडम होता था, किंगडम में आपके ब्राह्मणास होते थे और उनको बहुत अच्छी पदवी मिलती थी, बहुत अच्छी अथॉरिटी थी उनकी। तो वो इस बात को कंफर्म रखते थे कि भाई किंग जो है वो इस चीज़ों को मेंटेन करे, कि हाँ डिसिप्लिन जो है वो धर्म के हिसाब से भी होना चाहिए। दे अटेम्प्टिंग टू परस्यूट पीपल दैट देयर स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय देयर मैरिट। ये बात भी मतलब बहुत वो लोग करते थे कि आप मैरिट के हिसाब से चुने जाएंगे, ना कि आप बाय बर्थ चुने जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, यानी कि सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। दे नेवर अटेम्प्टेड टू इन्फोर्स एनीथिंग, ऐसा तो नहीं होगा, उन्होंने अटेम्प्ट तो किया है, इन्फोर्स करने की कोशिश तो की है। ठीक है, सही ब्राह्मण है, उन्होंने सही चीजें इन्फोर्स की हैं, जो गलत लोग आए उन्होंने गलत चीजें भी इन्फोर्स की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। Who among the following visited Amaravati and collected several sculpture panel and took them to Madras? कौन आए थे अमरावती विजिट करने के लिए और किन्होंने बहुत सारे, जिन्होंने बहुत सारे सेवरल स्कल्पचर्स को कलेक्ट किया और कहाँ ले गए अपने साथ, मद्रास ले गए? मार्को पोलो, जॉन मार्शल, वॉल्टर एलियट या जॉन रॉबिन्सन। ये कौन कर सकता है, ये एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में से ही कोई कर सकता है, अदरवाइज बाहर से तो अलाउ हो नहीं सकता था ना, एएसआई डिपार्टमेंट ओपन हो चुका था तो वो इलीगल होता। इसीलिए ये जो पर्सन है इनमें से जो एएसआई से कनेक्टेड होंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो मार्को पोलो, जॉन मार्शल, वॉल्टर एलियट या जॉन रॉबिन्सन। सो व्हाट्स योर आंसर, जस्ट टेल मी। अच्छा, इसका आंसर मैं नहीं बताती हूँ, इसका आंसर जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ।
जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट आपके साथ सेट 2 जल्दी ही करूँगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ सेट 2 में। बाय बाय एंड टेक केयर।